Hello everyone. Today we are going to discuss the topic probability और probability में हम सबसे पहले we have to see the content because we will strictly follow the content because इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके सिलेबस के अंदर नहीं हैं, उनको हमने पहले देखना है बिकॉज ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें करवाई जा रही होती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इन चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ समझनी है कि probability of like this one is not required। ओके, ये बेसिकली आपके पास एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का कॉन्सेप्ट है। ये आपके पास इसमें आपको ये वाला केस नहीं आएगा, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंडली, यहाँ पे देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि हम अक्सर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को इसके साथ मिक्सअप करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक सेपरेट टॉपिक है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एक सेपरेट टॉपिक है। ऑल दो ये थोड़ा सा लिंक्ड हैं, बट कंटेंट में अगर आप देखें तो कंटेंट में ये आपका टोटल कंटेंट है जिसको हमने फॉलो करना है। लेट्स मूव इनटू द टॉपिक। ओके, अगर हम टॉपिक स्टार्ट करें तो सबसे पहले तो ये है कि प्रोबेबिलिटी की बेसिक्स वही हैं। बेसिक क्या है आपके पास, जो हम ऑलरेडी ओ लेवल्स में कर चुके हैं। मेरा ज़्यादा आज का फोकस होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मेरा ज़्यादा फोकस होगा बिकॉज बेसिक प्रोबेबिलिटी तो सबको आती है। लाइक अगर आपसे मैं पूछूँ एक डाइस को आप रोल कर रहे हैं, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, सो दिस विल बी वी नो। सबसे पहले तो सैम्पल स्पेस देखें आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स डाइस की क्या होती है, वो ये होती हैं। और उसके बाद हमने ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 मीन्स 4 एक ही दफ़ा है और टोटल आपके पास 6 प्रोबेबिलिटीज हैं, सो दिस विल बी 6। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स, तो वो आपके पास होगी 3/6 बिकॉज वी कैन सी कि इवन नंबर्स हमारे पास कितने हैं, इवन नंबर्स हमारे पास 3 हैं, दैट इज वाई दिस विल बी 3/6 बिकॉज टोटल आउटकम्स आपके पास 6 है। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 और 5 हम किस तरह निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और अगर हम इनको ऐड करें तो 1/6 प्लस 1/6 विच मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टू 2/6 और 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कुछ चीज़ें बेसिक्स हैं वो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, वो ये हैं कि जैसे अगर आपको प्रोबेबिलिटी जो है वो दिस विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1, और दूसरा ये है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द इवेंट्स शुड बी इक्वल्स टू 1। देन वी हैव ट्री डायग्राम कॉन्सेप्ट, वो हम क्वेश्चन सी करेंगे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेट्स डिस्कस द कंडीशनल probability. Now how we can identify the conditional probability? Conditional probability के लिए let's see an example that let's say A is the first event and B is the second event. तो अगर हम इसकी probability conditional probability देखें, यूजुअली जो आपके पास इसकी वर्डिंग आती है, यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं। आपके पास कुछ क्वेश्चंस की फॉर्म हमेशा इसमें ये होगी दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेट मी राइट इट ओवर हियर, फाइंड गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। नाउ ये जो गिवन दैट है ये आपके पास बेसिकली क्या है, ये आपके पास कीवर्ड है, ठीक है। सो गिवन दैट से हमें आइडिया होगा कि हमने ये जो गिवन दैट है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास क्या है, कीवर्ड। और यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपने हमेशा इस केस के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है। कंडीशनल
प्रोबेबिलिटी को यूज़ करना है, इसका फॉर्मूला यूज़ करना है। अब हम अगर इसकी डिटेल में जाएं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखें, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, this will be equals to probability of A and probability of B whole divided by probability of B। अब इसमें कुछ चीज़ें ये देख लें आप कि A का मतलब ये है आपके पास, फर्स्ट इसको रीड भी ऐसे ही करते हैं, probability of A, इस लाइन का मतलब होता है given that। अब ये देखें आपके पास probability of A और probability और ये सेकेंड इवेंट है, probability of first event given that probability of second event will be equals to this thing। अब हम डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि प्रोबेबिलिटी का जो कंटेंट है उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी है, और बहुत सारी चीज़ें लाइक ट्री डायग्राम वो ऑलरेडी हम ओ लेवल्स में भी कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा अभी क्वेश्चन के साथ आपको रिपीट करवाऊँगा तो आपको समझ आ जाएगी कि इसको किस तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ होगी कि वहाँ पे मोस्टली हमारे पास 2 इवेंट्स ही होते थे, अब हमारे पास 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, इवेंट्स नंबर ऑफ इवेंट्स बढ़ जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, a fair spinner with 5 sides number has spun repeatedly. Find a probability that a score of 3 is obtained for the first time on the 8th spin. Now ये जो कंडीशन है ये हमारी है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की, कि आप स्पिन को कॉइन को टॉस करते रहें और आपके पास फर्स्ट सक्सेस, ये हम डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट सक्सेस जब भी आपको नज़र आएगी कि आप स्पिन को टॉस करते रहें, तब तक करते रहें जब तक स्पिनर को स्पिन करते रहें जब तक आपके पास फर्स्ट सक्सेस ना आ जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के होते हैं, और इसीलिए हम फ़िलहाल इसको स्किप कर रहे हैं, और फ़िलहाल हमारा टोटल फोकस जो है वो प्रोबेबिलिटी के कंटेंट पे ही होगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। जॉर्ज हैज़ अ रेड स्कार्फ, ब्लू स्कार्फ and a yellow scarf. Each day she wears exactly one of these scarves. The probability for the three colors are this. When she wears a red scarf, she always wears a hat. When she wears a blue scarf, she wears a hat with probability 0.4. Okay, so इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम छोटी सी एक ट्री डायग्राम बनाएं तो आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लाइक वी हैव थ्री बेसिकली different colors, like when we have initially we have red scarf, then we have blue scarf, and then we have yellow scarf। अब रेड की प्रोबेबिलिटी चले आगे फर्दर देखते हैं। फर्दर अगर हम देखें तो हैट एंड नॉट हैट, फर्स्ट में तो उसने जब भी रेड स्कार्फ होगा, व्हेन शी वेयर्स अ रेड स्कार्फ शी ऑलवेज वियर अ हैट, तो ये तो कंफर्म है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, तो सेकंड लिखने की जरूरत ही नहीं है। व्हेन शी वेयर्स अ ब्लू स्कार्फ द प्रोबेबिलिटी दैट शी वेयर्स अ हैट इज 0.4। सो इसमें हम ये देखेंगे हैट एंड नॉट हैट, एंड द लास्ट वन इज अगेन हैट एंड नॉट हैट। अब ज़रा हम प्रोबेबिलिटीज लिखें तो ये प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी। अब रेड की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है 0.2, देन वी हैव 0.45, देन वी हैव 0.35। नेक्स्ट अगर हम देखें हेड की प्रोबेबिलिटी 1 है, और व्हेन शी वेयर्स अ ब्लू स्कार्फ इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है, विच मीन्स नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी 0.6 होगी, 0.6। सिमिलरली जब येलो स्कार्फ है, येलो स्कार्फ शी वेयर्स द हेड इज प्रोबेबिलिटी 0.3, सो 0.3 एंड 0.7। इसमें ये जो आपको ये नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि नॉट हैड, ठीक है, इसको मैं बार से शो कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन रैंडमली चूजन डे
जॉर्ज वेयर्स अ हैट, तो जॉर्ज वेयर्स अ हैट क्या हो सकता है, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये फर्स्ट केस हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर एंड एच, देन प्लस probability of blue and H, and the third one will be probability of yellow and H. तो ये तीन केसेस हमारे पास बन रहे हैं, तो इनको हमने सिंप्लीफाई करेंगे. दिस विल बी 0.2 इंटू 1 प्लस, बिकॉज हम ये फर्स्ट पाथ को ऐड अप कर रहे हैं, तो अगर हम इस पाथ को ऐड करें तो ये आ गया, देन सेकंड पाथ को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 0.45 multiply by 0.4 plus 0.35 multiply by 0.3. थर्ड हमारे पास जो पाथ है वो ये वाला पाथ है, तो अब हम तीनों को ऐड करें तो हमारे पास ये थर्ड पाथ ये है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें यूजिंग कैलकुलेटर, तो दिस विल बी 0.2 प्लस 0.18 प्लस 0.105. So finally we will have 0.485. This will be the final answer. Let's see the second one. Find the probability that on randomly chosen day George wears a yellow scarf given that she does not wear a hat. ये बहुत important बात है कि यहाँ पे the condition is given that. So यहीं से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि we have to use the conditional probability. अब पहले तो मैं इसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा यहाँ पे, और ये देखें आपके फॉर्मूला आपने लिखना कैसे है इस तरह के केस के अंदर. तो हमारा फर्स्ट इवेंट क्या है, दैट शी वेयर्स द येलो स्कार्फ, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन दैट शी डज नॉट वेयर अ हैट, गिवन दैट h डैश, तो ये हमने इसको शो कर दिया, ये फॉर्मूला लिखा. अब हमें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें पता है कि फर्स्ट इवेंट एंड सेकंड इवेंट करना है. तो फर्स्ट इवेंट हमारे पास क्या है, probability of yellow and probability of not hat divided by probability of wearing not hat, because जो भी ऑलरेडी इवेंट अक्सर हो चुका होता है वो हम यहाँ लिखते हैं. तो अब आप देखें तो probability of yellow and not hat कहाँ है, वो ट्री डायग्राम ऑलरेडी बना ली हमने, तो हमें पता चल रहा है कि ये जो लास्ट वाला पाथ होगा ये वाला 0.3 येलो एंड नॉट हेड, तो इसको अगर हम कंसिडर करें, ये देखिए हमें इनिशियली हमसे ये पूछी हुई है, 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.7 होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में क्या होगा, हेड की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो नॉट हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो दिस विल बी 0.247 divided by 1 minus 0.485 थी, and then 0.247 divided by 0.515, and this will be equals to, सिंप्लीफाई करें तो 0.4757, या अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखें तो दिस विल बी 49/103. This should be the final answer. Let's move to the next question. The next question is this one. There are 400 students at a school in certain country. Each student was asked whether they preferred swimming, cycling or running, and the data is given to us. Find the probability that the student prefers swimming. Now we have to, इसमें टेबल के क्वेश्चन भी इस तरह से आ सकते हैं. पहला वाला हमारे पास ट्री डायग्राम था, कोशिश में करूँगा कि क्वेश्चंस की रिपीटिशन ना हो, क्वेश्चंस की तो नहीं होती लेकिन कॉन्सेप्ट्स की भी रिपीटिशन ना हो, आपको एक डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस बता दूं कि किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्विमिंग निकालनी है, तो स्विमिंग के कितने हैं आपके पास, तो स्विमिंग के अगर हम टोटल कैलकुलेट करें, सो दिस विल बी 135. 135 डिवाइडेड बाय आपके पास टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो है 400 डिवाइडेड बाय 400, so we can use the calculator, 27/80. Let me show you here also,
ताकि कोई आपको डाउट ना रहे। 400 तो ये आपके पास आ रहा है 27/80 और 0.3375 0.3375 कोई भी आंसर लिखेंगे दोनों ठीक है। इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये आपके पास 0.338। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, ये थोड़ा सा इसको ज़रा समझें, ये अच्छा है कि क्वेश्चन सामने आ गया। डिटरमिन वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है, ये ज़रा समझें कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें पता है कि इंटरसेक्शन में हमें क्या करना है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो, तो हम कहते हैं दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स, और ये हमने वो लेवल्स में पढ़ा है, डिपेंडेंट इवेंट्स वही होते हैं जो प्रीवियस इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी, अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, ये फर्क देखें। वो फर्क ये है आपके पास कि नॉट इक्वल टू हो, हम कहेंगे ये क्या है इवेंट, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर देखें, डिटरमिन वेदर द इवेंट वेदर द स्टूडेंट इज मेल एंड द स्टूडेंट प्रेफर स्विमिंग आर इंडिपेंडेंट। तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमारा जो पहला इवेंट है वो कौन सा है, हमारा जो लेट से ए है वो इस केस में क्या है, इस केस में स्टूडेंट इज मेल, स्टूडेंट इज मेल। और हमारा जो सेकंड इवेंट है वो क्या है, वो है हमारे पास हु प्रेफर्ड 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 स्विमिंग। अच्छा, ये लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम इसको ऊपर वाले उससे इसके साथ रिलेट कर सकें। तो अब हम पहले तो ये फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। लेट्स सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। मुझे ये बताएं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो मेल हैं और जो स्विमिंग को प्रेफर करते हैं, जो मेल हैं और जो स्विमिंग को प्रेफर करते हैं वो है 31। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 31/400, बिकॉज टोटल आपके पास ये है। और फिर हम ये देखेंगे 1/1, इसका आंसर तो ये था। सेकंड हमने क्या देखना है, सेकंड ये देखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये क्या है, सॉरी ये तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो मुझे ज़रा ये बताएं कि ए हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो मेल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास। तो मेल स्टूडेंट्स के लिए हम ज़रा अगर इस रो को ऐड करें, जो नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स थे इस सब को अगर ऐड करें तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 180, यस 180। लेट मी कंफर्म इट, बिकॉज देखने से तो 180 लग रहे, 92 प्लस 57 प्लस 31, यस 180 आ रहा है। एंड देन वी हैव टू सी 180, ये तो एक ही प्रोबेबिलिटी है, 180/400 मल्टीप्लाई बाय बी के आपके पास जो स्विमिंग को प्रेफर करते हैं, स्विमिंग को कितने लोग प्रेफर करते हैं ये ज़रा देखते हैं कि कितने लोग हैं जो सिर्फ स्विमिंग को ही प्रेफर करते हैं। तो ये अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितने आ रहे हैं, स्विमिंग वाले आपके पास आ रहे हैं, लेट्स सी द स्टूडेंट्स प्रेफर्ड, अब ये स्टूडेंट्स में से हम प्रेफर कर रहे हैं स्विमिंग वालों को, तो स्विमिंग वाले आपके पास कितने हैं 135 डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय 400। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें दोनों को, व्हाट विल बी द आंसर? लेट्स सी के 180 divided by 400, this will be equals to 9 by this, then multiply by fraction 135 divided by 400, तो ये आपके पास आ रहा है 243 by 1600, 243 by 1600, which is not equals to 31 by 400, and we can say that the events are hence the events are, we can say that since probability of A intersection B is not equals to probability of A multiplied by probability of B, so events A and B are not independent. Events A and B are not independent. Events A and B are not independent. तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या है आपके पास डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ये भी देख लें दोबारा से कि नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपके पास, इसको ज़रा रीफ्रेज करें, ये दोनों इवेंट्स क्या हैं? नॉट इंडिपेंडेंट। नॉट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि ये डिपेंडेंट है। तो डिपेंडेंट के लिए आपको ये याद रखना है कि ये नॉट होगा और नॉट इक्वल टू होगा, और सेकंड के लिए आपके पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए आपके पास ये सेम होगा। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टू गेन अ प्लेस एट अ साइंस कॉलेज स्टूडेंट फर्स्ट हैव टू पास अ रिटन टेस्ट एंड देन अ प्रैक्टिकल टेस्ट। ईच स्टूडेंट इज अलाउड मैक्सिमम ऑफ 2 अटैम्प्ट्स। तो ये चीज़ें नोट करें कि दोनों का पास होना ज़रूरी है। अ स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड, तो इसका मतलब साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि ट्री डायग्राम बनाएं कि हमें ये पता है अ स्टूडेंट इज़ नॉट अलाउड सेकेंड अटैम्प्ट इफ दे फेल द फर्स्ट अटैम्प्ट। तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को अगर आप रीड करें, उसकी अगर ट्री डायग्राम बनाएं, तो आपके पास ये है कि रिटन टेस्ट 1 और आपके पास सेकंड कंडीशन है रिटन टेस्ट 2। और अगर रिटन टेस्ट 1 आपका क्लियर हो जाता है तो आप प्रैक्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो पास हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो नहीं कर सकते, बिकॉज दे सेड दैट they cannot attempt the practical. They can, if a student fails both attempts, so they cannot attempt the practicals. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास लेट्स सी हियर कि सेकेंड अटैम्प्ट में आपके पास अगर ये फेल हो जाता है, इसको मैं इसे शो कर रहा हूँ, फर्स्ट रिटन टेस्ट अगर आपके पास फेल हो गया तो ये फर्स्ट ये, तो आप इसकी सेकंड रिटन टेस्ट की सेकंड अटैम्प्ट देंगे, वो पास हो गई तो प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे, और अगर वो फेल हो गई तो फिर आपके पास नेक्स्ट कोई चांस नहीं है रीअपीयर होने का। तो प्रैक्टिकल
एंड प्रैक्टिकल नॉट। तो अब अगर हम प्रोबेबिलिटीज लिखें तो रिटन टेस्ट की प्रोबेबिलिटी गिवन है, दैट इज विल पास रिटन टेस्ट एट फर्स्ट अटेम्प्ट इज 0.8। तो अगर ये 0.8 है तो ये 0.2 होगा। If a student fails the first attempt at the written test, the probability that they will pass at the second attempt is 0.6। तो ये 0.6 है तो ये 0.4 होगा। Then the probability that a student will pass a practical test is always 0.3। तो ये 0.3 है तो ये 0.3 है। अगर ये 0.3 है तो ये 0.7 होगा। सिमिलरली 0.3 0.7। अब हमने पहले के अंदर क्या ट्री डायग्राम ही बनानी थी, शोइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्रांचेस। यस, हमने ट्री डायग्राम कंप्लीट कर ली। सेकंड पे आते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चूजन स्टूडेंट विल सक्सीड इन गेनिंग अ प्लेसमेंट एट द कॉलेज। अब हमें एक चीज़ पता है कि प्लेसमेंट इन द कॉलेज के लिए आपका रिटन और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसको कॉलेज प्लेसमेंट को सी से रिप्रेजेंट करूँ तो पहला तो ये हो सकता है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी के रिटन टेस्ट भी क्लियर हो जाए फर्स्ट अटैम्प्ट में और प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाए। सेकंड ये हो सकता है कि आपके पास रिटन टेस्ट 1 जो है वो फेल हो जाए, रिटन टेस्ट 2 पास हो जाए और प्रैक्टिकल प्लेसमेंट हो जाए, प्रैक्टिकल भी क्लियर हो जाए और कॉलेज प्लेसमेंट हो जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि हमने जो पाथ चूज़ करना है, फर्स्ट ये देखें, एक हमारे पास ये पाथ है एंड सेकंड ये है कि आपका क्लियर नहीं हुआ लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर हो गया और फिर प्रैक्टिकल भी क्लियर हो गया। तो हम इन दो पाथ्स को चेक कर रहे हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है कि आपकी कॉलेज प्लेसमेंट हो। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.2 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.3। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी, we can use the calculator that 0.8 multiply by 0.3 plus 0.2 multiply by 0.6 multiply by 0.3। so this will be equals to 69 by 250 या हम कह सकते हैं कि 0.246। let me write 0.276। ये 0.276 ही है आपके पास। Let's move to the next one. Again, this one is conditional probability. So conditional probability, find a probability that a randomly chosen student passes the written test at the first attempt, given that the student succeeds in gaining place at the college. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि हमारा, अच्छा एक चीज़ तो यहाँ से ये समझ आ रही है कि गिवन दैट नज़र आ रहा है कीवर्ड, इसका मतलब ये है कि हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को ही यूज़ करना है। अब अगर हम ए और बी को डिसाइड करें, चूजन स्टूडेंट पासिस द रिटन टेस्ट एट द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ए क्या है, वो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसलिए किया था जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि तब हमने फार्मूला नया नया देखा था। तो रिटन टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो उसको हम W1 से डिनोट करने, गिवन दैट, ये लाइन गिवन दैट को शो कर रही है। सी कॉलेज प्लेसमेंट, इसको कॉलेज प्लेसमेंट को सी से रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने प्रीवियस में किया था। तो इसकी आपके पास क्या होगी, दिस विल बी इक्वल्स टू रिटन टेस्ट एंड सी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब रिटन टेस्ट 1 के पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो है 0.8 मल्टीप्लाई बाय कॉलेज प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8 इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट अटेम्प्ट सिर्फ ये वाला पाथ है, तो ये आपके पास है 0.8, मतलब इसमें अगर आप देखें एंड कॉलेज प्लेसमेंट, ये एक ही है कि आपके पास फर्स्ट अटेम्प्ट में कॉलेज प्लेसमेंट हो जाए 0.8 इंटू 0.3, और सेकंड है आपके पास कॉलेज प्लेसमेंट की, सिर्फ कॉलेज प्लेसमेंट की प्रोबेबिलिटी। अच्छा, जब कॉलेज प्लेसमेंट की बात आ रही है तो हमारा ये पाथ भी है और ये पाथ भी है, ये दो पाथ हैं जिससे आपकी कॉलेज प्लेसमेंट हो रही है। तो
फर्स्ट में हमने इसको कंसिडर किया था, सेकंड में हम इसको मीन कि जो फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.7276। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय 0.276। तो ये आपके पास आ रहा है 20/23, 20/23। और अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूँ तो दिस विल बी 0.87। तो 0.87 ये इसका, दिस विल बी द फाइनल आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल को इंक्रीज करेंगे और थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, दैट फॉर हर बेड टाइम ड्रिंक Suki has either chocolate, tea or milk with probability this. When she has chocolate, the probability. Okay, first of all we can see कि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम एक कोशिश करते हैं कि इसकी एक पहले ट्री डायग्राम बनाएं। तो और फिर हमारे लिए ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालना आसान हो जाएंगी, बिकॉज हमें एक चीज़ तो समझ आ रही है कि गिवन दैट की वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अब अगर हम इसकी ट्री डायग्राम बनाएं तो हमारे पास स्टार्ट में वी हैव 3 केसेस कि इसके पास चॉइसेस क्या हैं। एक है आपके पास चॉकलेट, देन टी एंड मिल्क। सेकंड हम अगर देखें वन बाय वन, व्हेन शी हैज अ चॉकलेट द प्रोबेबिलिटी शी हैज अ बिस्किट। ओके, बिस्किट एंड नॉट बिस्किट को हम देखते हैं। व्हेन शी हैज टी, ओके, तो यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, दो केसेस बनते हैं हर एक के लिए, बिस्किट एंड नॉट बिस्किट। So biscuit, not biscuit. The last one biscuit and not biscuit. Okay, अगर हम probabilities वन बाय वन लिखें तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट में देखें 0.45, 0.35, then we have 0.2, then बिस्किट की probability क्या है, when she has chocolate the probability she has a biscuit is 0.3, और अगर ये 0.3 है तो ये 0.7 होगा। सेकेंड टी आ गया आपके पास, टी की प्रोबेबिलिटी 0.6 और 0.4 है। और लास्ट व्हेन शी हैज मिल्क शी नेवर हैज अ बिस्किट, इसका मतलब ये है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। नाउ अब हम अगर अपना क्वेश्चन बनाएं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को बनाएं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सुकी हैज अ टी। So Suki has a tea means this thing, given that she does not have a biscuit. She does not have a biscuit का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट, ओके, इज इक्वल्स टू, अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, टी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट या बी नॉट। तो इसको अगर हम देखें तो उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बिस्किट की क्या होगी, वो हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर में इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बिस्किट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ chocolate and not biscuit plus probability of tea and not biscuit plus probability of milk and not biscuit। तो ये हमारे पास ट्री डायग्राम जब बन गई तो हमें पता है कि कौन कौन सा केस है जो हमें ये बता रहा है। एक तो ये फर्स्ट केस है, देन वी हैव दिस केस, और देन वी हैव दिस वन। तो हमने सिंपली इन सबको से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.7 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो लेट्स सी कि हमारा आंसर क्या आता है। वी कैन यूज द कैलकुलेटर। सो
कैलकुलेटर यूज़ करने में बड़ी एहतियात करनी है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 131/200, या वी कैन से 0.655, 0.655। ओके, अब सेकंड को देखें। तो सेकंड हमारे पास क्या है, टी एंड नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। तो टी और इसकी हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए लेट मी द फर्स्ट वन इज 0.45 और ये 0.35 था। अच्छा, अब हमने ये जो फर्स्ट न्यूमिनेटर में है इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? तो वी कैन सी के टी एंड नॉट बिस्किट, तो ये आपके पास टी एंड नॉट बिस्किट, ये पाथ आ रहा है आपके पास। तो इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.4 होल डिवाइडेड बाय नॉट की प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये थी 0.655। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें then let's see what will be the answer. So we can use fraction 0.35। ओके, कैलकुलेशन में बड़ी ख्याल करना है कि इसमें आपकी मिस्टेक ना हो। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.655, तो इसका आंसर आ रहा है 28/131। तो 28/131, और अगर हम डेसिमल में करना चाहें तो दिस विल बी 0.214, yes, 0.214. So this will be the final answer. If you have any doubt, any question, you can ask it in the comment section. Let's move to the next question. Next question is this one. अच्छा, ये टेबल है और ये ऑलरेडी इस तरह का एक क्वेश्चन हम प्रीवियसली टैकल कर चुके हैं। सो आई थिंक इसको पॉज करें वीडियो को और इसको आप खुद अटेम्प्ट करें, और अगर ना सॉल्व हुआ तो फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, और इसका सी सेकंड पार्ट भी देखें, वो भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये किया हुआ है। सी पार्ट देखें, उसमें भी यही है कि हमने डिपेंडेंट इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का बताया है। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स की रिपीटिशन ना हो। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसी वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को टैकल कर सकें। सो दिस वन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर-नवंबर 2021 का है। द कंडीशन इज गिवन टू अस, और ये ट्री डायग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली and then we will complete the tree diagram. Box A contains 6 red balls, and 4 blue balls. Box B contains X red balls and 9 blue balls. The ball is chosen at random from box A, placed in box B. Now this line is very important, that chosen from box A and placed in box B. A ball is then chosen at random from the box B. Okay, complete the tree diagram. So tree diagram कैसे complete करेंगे? So we can see कि रेड बॉल पिक किया है, तो अगर रेड बॉल पिक किया है तो बॉक्स बी के अंदर रेड बॉल कितने थे? वो एक्स रेड बॉल्स थे। तो अब एक एक्स रेड बॉल जो था वो इंक्रीज हो गया। सो इसका मतलब ये है द प्रोबेबिलिटी विल बी x+1 डिवाइडेड बाय, टोटल आपके पास कितने थे? टोटल आपके पास इसमें थे, बॉक्स बी की बात करूं तो इसमें टोटल आपके पास थे इनिशियली, वो थे आपके पास x+9, बट आपने जब एक रेड बॉल को ऐड कर दिया इसमें, अब +1 किया तो ये आपके पास x+10 होगा। तो टोटल इसका आपने देखना है कि x+10 होगा। सेकेंड हम आए ब्लू बॉल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये x+10 ही होंगे। अब सेकेंड केस देखें कि अगर आपने ब्लू बॉल को पिक किया तो अब पहले ब्लू बॉल्स 9 थी, अब कितनी हो गई? 10 हो गई, और टोटल में से भी एक इंक्रीज हो गया x+10, वही है एज इट इज। और रेड बॉल्स का क्या होगा? रेड बॉल्स पहले x थी, अगर हमने ब्लू बॉल को पिक करके डाला है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ये एज इट इज़ यही होंगी। तो आई होप कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ट्री डायग्राम, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना है। आप सिर्फ एक्स इन्वॉल्व हो गया तो ये देखना है कि हमने उसको किस तरह से टैकल करना है। सेकेंड वन इज शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल चूजन आर ब्लू इज दिस। ओके, ये हमने प्रूव करना है। बड़ा सिंपल सा है कि ब्लू का बॉल्स का आपके पास पाथ कौन सा है। तो पाथ हमारे पास ये है, दिस वन, ब्लू एंड ब्लू। सो ये आपके पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू एंड ब्लू विल बी इक्वल्स टू 4/10 मल्टीप्लाई बाय 10/x+10। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए एंड देन दिस विल बी 4/x+10। Let's move to the next one. It is given that both balls are chosen both balls chosen are blue is this। अब ये हमें probability किसकी given है, blue and blue की probability हमें given है, that is 1/6। Find the probability correct to three significant figures that the ball chosen from box A is red given that। अब given that का मतलब ये हुआ कि conditional probability लग रही है। तो पहला काम तो हम ये करते हैं, प्रीवियस पार्ट में हमें ब्लू और ब्लू की प्रोबेबिलिटी ये हमने निकाली थी। तो अगर हमें पता है कि ब्लू और ब्लू की प्रोबेबिलिटी थी 4/x+10, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1/6। और इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो दिस विल बी 24 इज इक्वल्स टू x+10 और x क्या हो जाएगा आपके पास 14। तो ये तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हम ट्री डायग्राम को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं ट्री डायग्राम अब दोबारा बनाऊं तो दोबारा हमारे पास क्या होगी, हमें ये दो केसेस पता है, एक हमारे पास ये है कि रेड है, सेकंड है कि ब्लू है। अब रेड की प्रोबेबिलिटी हमें 6/10 गिवन थी, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ये आपके पास 4/10। सेकंड देखें, अब x की वैल्यू 14 है, ये याद रखिएगा। सेकंड में देखें तो दिस विल बी 15/24 बिकॉज x की वैल्यू जस्ट हमने प्रीवियस वाले में पुट किया है। सो अच्छा, उससे पहले मैं यहाँ पे रेड और ब्लू लिख देता हूँ, फिर प्रोबेबिलिटीज हम एंड में ऐड करते हैं, रेड एंड ब्लू। ओके, अब हम देखें तो रेड की प्रोबेबिलिटी नाउ विल बी 15/24 और ये 15/24 है तो दिस विल बी 9/24। सिमिलरली सेकेंड टाइम में रेड की प्रोबेबिलिटी होगी 14/24 एंड देन दिस विल बी 10/24। अब हमें क्वेश्चन की तरफ आते हैं बिकॉज हमारी ट्री डायग्राम तो कंप्लीट हो गई। प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल चूजन फ्रॉम बॉक्स ए इज रेड। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फाइंड क्या करना है, बॉक्स ए से रेड की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बॉक्स बी से रेड की प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, रेड से ए एंड रेड से बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड से बॉक्स बी से रेड। ओके, अब हम वन बाय वन अगर इसको देखें तो ये हमारे पास क्या बनता है, लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड से ए, बॉक्स ए से रेड और बॉक्स बी से रेड। बॉक्स ए से रेड और बॉक्स बी से रेड कौन सा आएगा, तो ये एक ही है, वो है आपके पास ये फर्स्ट वाला पाथ, ये दिस पाथ जो आपको रेड और रेड दोनों बता रहा है, बॉक्स ए से भी रेड और बॉक्स बी से भी रेड। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दिस विल बी 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15/24। ये तो न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स बी से रेड। अच्छा, इसको अलग से फाइंड करते हैं, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स बी से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसके अंदर हम डिफरेंट पाथ चूज करें तो एक तो फर्स्ट वाला आ जाएगा एज इट इज, प्लस बॉक्स बी से रेड की प्रोबेबिलिटी तो ये भी है, तो एक आपके पास ये फर्स्ट वाला पाथ है, मतलब ये हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स बी से रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू फ्रॉम ए एंड रेड फ्रॉम बी, बिकॉज हम इंटरेस्टेड किसके अंदर है,
बॉक्स रेड से बी की, बॉक्स बी से रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसमें हम इंटरेस्टेड हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15/24 प्लस 4/10 मल्टीप्लाई बाय 14/24। तो इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर। तो फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं, 6/10 मल्टीप्लाई बाय फ्रैक्शन अगेन 15/24, then plus fraction 4/10 multiply by 14, okay, multiply by 14/24। तो इस पूरे का आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 73/120। लेट मी राइट इट ओवर हियर, 73/120। तो इसको हम यहाँ पुट कर सकते हैं, 73/120। अच्छा, अब हमने इसको डिवाइड कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन है अब आगे। सो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, देन दिस विल बी ब्रैकेट फ्रैक्शन 6/10 मल्टीप्लाई बाय 15/24 divided by the previous answer. So the final answer will be 45/73. So let me write it over here, 45/73। या अगर हम इसको फ्रैक्शन में डेसिमल में लिखना चाहें तो 0.616 बिकॉज ये कंडीशन थी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो 0.616 विल बी द फाइनल आंसर। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। और आज हमने जो फोकस किया है वो प्रोबेबिलिटी के टॉपिक के अंदर किया है, और इसमें हमने हर तरह की क्वेश्चंस को कोशिश की है कि टैकल करें, जिसमें हमारे पास ट्री डायग्राम के क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स को डिस्कस किया है कि उसकी कंडीशन क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आई होप कि कोई चीज़ रहती तो नहीं है, नहीं रहती, बल्कि कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो जस्ट मेंशन द पेपर नंबर एंड क्वेश्चन नंबर, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और आप बल्कि व्हाट्सएप का एक लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप में भी आप क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके को डाउट्स हों या क्वेश्चन हों। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो एक शायद ओ लेवल्स में ये नहीं थी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हमने देखा, और इसका अगर आप फार्मूला को देखें, ये लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का था, तो हम इसको यूज़ करना हमने सीखा, और इसमें हमने बेसिक लेवल भी क्वेश्चन किया है और फिर आगे एडवांस लेवल भी क्वेश्चन किया है। इसमें इसी तरह के ही क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि अगर आपको टेबल गिवन हो तो वहाँ से आपने डेटा को यूज़ करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकालनी है। तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। किसी भी किस्म का रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी आपको प्रॉब्लम हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस। अच्छा, ये कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी को समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारी, जैसे अब यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन स्किप किया था ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें भी प्रोबेबिलिटी यूज़ होंगी। तो ये कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू।